हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है ईएमआरएस की। और जैसा कि भाई सब्जेक्ट आपने ईएमआरएस का जो आपका सब्जेक्ट है वो आप लोग तैयार कर ही रहे होंगे आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और मैंने इसके रिगार्डिंग मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाई आपका जो चीज़ें उसमें पूछी जा रही हैं कहाँ से पूछी जा रही हैं। और मैंने आपको बताया था इसके पहले कि सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आपके एनवीएस के एवीएस में, और इस वजह से आपका एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पूरी तरीके से जो इसका सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। टीचिंग एग्जाम्स के जितने एग्जाम होते हैं स्पेशली एनवीएस केवीएस टी ट्रिपल एस बी, वहाँ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जनरल पार्ट को लेकर के कि इसमें आपको करंट अफेयर्स और जो आपका आईसीटी है यहाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड है, किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं और आपको कहाँ से तैयार करना है। हालांकि इसके रिगार्डिंग आप सबके बहुत सारे कमेंट भी आए थे। तो आज इस सेक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आप लोग देखिए, एक चीज़ मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने एनवीएस केवीएस या डी ट्रिपल एस बी का आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके लिए आपने अगर किसी प्रॉपर बुक्स या आपके पास नोट्स है या आपने प्रैक्टिस सेट लिया था तो आप वहाँ से इसको कंटिन्यू करिए। आप अगर एक बार केवीएस और एनवीएस का सिलेबस देखेंगे, स्पेशली एनवीएस और ईएमआरएस का, तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है दोनों में। तो इस वजह से आप इस चीज़ को लेकर के मत परेशान हुई कि कहाँ से पढ़ें। वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको क्वेश्चन भी मैं बताऊँगा स्पेशली एनवीएस का कि उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, और यही पैटर्न यहाँ भी रहने वाला है। और यहाँ किस प्रकार से देखिए, अभी डायरेक्ट कोई नहीं बता सकता है क्योंकि पेपर आपका पहली बार हो रहा है। ठीक है? तो देखिए, आपका जो करंट स्पेशली जो आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, टीजीटी में 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है? और पीजीटी में 20 नंबर का आने वाला है। ठीक? और जो आपका करंट अफेयर्स यहाँ से है वो 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेंगे, और मिनिमम 3 से 4 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका बच रहा है वो स्टैटिक जीके होगा। 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके आ सकते हैं स्पेशली टीजीटी में। ठीक है? स्टैटिक जीके में आपका जो सिलेबस है वो आपके जनरल टॉपिक से आएंगे, जैसे अभी तक आपने पढ़ते चले आए हैं। आपने जो आपका लूसेंट होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक घटना, यही सब चीज़ें वहाँ पूछी जाएंगी। तो उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा भ्रमित मत होइए। 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ आएंगे, 2 से 3 प्रश्न ऐसे आएंगे। तो उसके लिए कोई आप बहुत मोटी किताब के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप लूसेंट कवर कर पा रहे हैं तो लूसेंट आप कर लीजिए। अगर लूसेंट के समकक्ष अगर आपके पास कोई अन्य बुक है जिसमें सब कुछ समराइज करके दिया गया है तो आप वहाँ से इसको कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ स्पेशली करंट अफेयर्स का जो चीज़ें हैं, इस पे जो उसमें पूछा गया है कि एम्फसाइजेज इन द एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, इस प्रकार से वहाँ जो चीज़ें हैं, तो अभी मैं बताऊंगा कि वहाँ किस प्रकार से एनवीएस का पेपर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है? और इस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है। यूट्यूब पे अगर कोई इसके रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिस करवा रहा है तो आप वहाँ से उसको करिए। और स्पेशली जो आपका आईसीटी वाला सेक्शन है, आईसीटी में वही कंप्यूटर का पूरा है। कंप्यूटर के जो बेसिक्स पार्ट होते हैं, कंप्यूटर के जो जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं, वही यहाँ आ रहा है। अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई बुक है तो आप वहाँ से कर लीजिए। प्रैक्टिस बुक है तो आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, या यूट्यूब पे भी अगर कोई करवा रहा है तो आप वहाँ से करिए। नहीं, इसके रिगार्डिंग हम लोग बहुत जल्द ही एक मॉक के फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि देखिए, स्पेशली यहाँ आवश्यकता ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। जो डाउट आपका स्पेशली है इसमें, क्योंकि नहीं जानकारी है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एनवीएस में किस प्रकार से प्रश्न वहाँ पूछा गया था। ठीक है? स्पेशली आपका करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसको आप सुनिएगा, मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और उसके बिहाफ पे आपको तैयारी करनी है। तो एनवीएस में जो आपका जनरल पार्ट था उसकी हम बात करते हैं। तो उसमें एक प्रश्न आया था, उज्ज्वला दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प को पहचानिए। ये प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में वैज्ञानिक पत्रिकाओं के संदर्भ में भारतीय सरकार द्वारा घोषित एक राष्ट्र एक सदस्यता शुल्क नीति को निम्नलिखित में से किस या कौन सा विकल्प दर्शाता है? दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न आपका आया था, निम्नलिखित सूची में साहित्य और शिक्षा के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ये प्रश्न आया था एक। निम्नलिखित सूची में से कौन सभा का सदस्य न होते हुए भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है? आपका पॉलिटी का यहाँ से हो गया। ठीक है? एफडीआई शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया था? एक भी करंट का ही प्रश्न है। ऑस्कर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म वर्ग में पुरस्कृत फिल्म कौन सी है? वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज ने किस देश को सर्वसम्मति से अपना अध्यक्ष चुना है? ये प्रश्न ये था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से हर घर जल प्रमाणित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगा सागर मेला नामक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया था? और अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये इस प्रकार से, और एक प्रश्न और है, भारत के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में जोड़ा गया था?
तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न आए थे। इसमें कुछ आपके स्टैटिक पोर्शन था और कुछ आपके करंट से रिलेटेड थे। इसी प्रकार से भाई देखिए यहाँ भी प्रश्न पूछे जाएँगे। तो आप जो पुरस्कार हैं उसको आप देख लीजिएगा, साहित्य से जो संबंधित चीज़ें हैं आप उसको देख लीजिएगा, ऑस्कर की जो चीज़ें हैं भाई हाल ही में किसको मिला है 2023 का आप उसको देख लीजिएगा। एनवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो दिसंबर में इसका पेपर हुआ था। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ आप इसके पहले मोटी-मोटा अगर हम बात करते हैं तो जुलाई से लेकर के जुलाई 2022 से लेकर के जो इसके बाद पूरा दिसंबर तक की चीज़ें करंट में वहाँ आई थी, यानी कि 6 महीने पहले का, 6 से 8 महीने का। तो 2023 में अभी क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम अगर हो रहा है एमआरएस का, तो आप यह मान के चलिए कि आपको इसके 6 महीने तक तो आपको पूरा देख लेना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के कि टीचिंग एप्टीट्यूड में किस प्रकार से प्रश्न इसमें पूछे गए थे और वही लेवल इसमें रहने वाला है। ठीक है। देखिए इसको शेयर करने का एक उद्देश्य ये है कि आपको एक मोटी-मोटा आइडिया लगेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग पेपर मैंने शेयर किया था, आप लोग पेपर देख लिए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं कि जो लोग पेपर शायद नहीं देखे थे तो उनको थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन है। इसके बाद हम लोग अलग से प्रैक्टिस को लेकर के बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो अभी रीजनिंग का है, तो रीजनिंग के लिए भी हम लोग बात कर लेंगे अलग से, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए। अभी तो इसमें हम देख लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का स्पेशली आपका जो सेक्शन है। और एक्चुअली अभी लाइट कट गई है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है। कंप्यूटर है और कंप्यूटर के लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेज हों उसको आपको भाई अभी से ही आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखिए आप। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे एनवीएस में, और वही क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, सारा कुछ है, तो चीज़ें सेम यहाँ भी रहने वाली हैं। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का लक्षण नहीं है, एक प्रश्न ये पूछा गया था। दूसरा प्रश्न था निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न था। टीचिंग और आपका पेडागोजी से रिलेटेड इसमें चीज़ें पूछी गई थी वहाँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक विद्यार्थी काफ़ी बुद्धिमान है किंतु एक विषय में उसकी एकेडमिक उपलब्धि अच्छी नहीं है, ऐसे में संबंधित अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको फाइंड आउट करना है आंसर। शिक्षण की प्रभावकारिता के बारे में निर्णय भाई किस बिहाफ़ पे आप लेंगे, तो क्या इसमें प्रभावी हैं, ये चीज़ें हैं। निम्न में से कौन सा एक सक्रिय अधिगमकर्ता का लक्षण नहीं है? इसको आपको भाई एक प्रश्न ये भी आया था। निम्न कारकों में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? एक प्रश्न यहाँ आया था। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को चने के बीज की संरचना के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रभावशाली होगी? प्रश्न ये आया था। प्राथमिक छात्रों में स्वस्थ दृष्टिकोण के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है? वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों को अर्थशास्त्र से संबंधित प्रकरण पढ़ाने हेतु सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होगी? उसके बाद प्राथमिक कक्षाओं हेतु किस मूल्यांकन प्रणाली को वरीयता दी जानी चाहिए? देखिए आपका जो एक क्वेश्चंस यहाँ देखिए बहुत पेटेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में स्पेशली टीचिंग एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ है और अक्सर पूछा जाता है। जो आपका एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक समेटिव असेसमेंट होता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो ओवरऑल इसी प्रकार से प्रश्न वहाँ पूछे गए थे, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से आपके करंट में पूछे गए थे प्रश्न और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है। यूट्यूब आपके पास है कि आप वहाँ सर्च करिए एक-एक टॉपिक और उसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आपके पास साहित्य को लेकर के है पुरस्कार, तो उसको आप वहाँ से देख लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं किस प्रकार से प्रश्न आएँगे वो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको एक आइडिया लग गया होगा। इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द प्रैक्टिस के फॉर्मेट में 20-20 क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का, कंप्यूटर का और आपका रीजनिंग का सेक्शन उसमें हो जाएगा, करंट का हो जाएगा, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्द ही हम लोग शुरू करेंगे, इससे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इसी पे केवल स्टक रहिए। आपके पास इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल आप उस पे एकदम भरोसा करिए और अच्छी तरीके से तैयारी करिए। हाँ, शर्त यही यहाँ है कि आपको सिलेबस अपने पास रखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करना है और आपका जो भी जनरल पार्ट के लिए तो ये भाई चीज़ें कारगर है ही हैं। आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं, तो 9th-10th की एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़िएगा। चाहे जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया है, पीजीटी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी बहुत मस्ट है। आगे के वीडियो में हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम बात करेंगे कि एसएसटी और जो हम लोग मेरा स्पेशली जो सब्जेक्ट हिस्ट्री का है, कि उसमें जो आपका सिलेबस है हूबहू चीज़ें आपको मैं दिखाऊँगा कि एनसीईआरटी में किस-किस टॉपिक से, किस-किस चैप्टर से सारी चीज़ें पूरा जो सिलेबस डिफाइन करा गया है, सारा एनसीईआरटी से है, कहाँ से है, किस प्रकार से है। तो आई होप कुछ क्लियरिटी हो गई होगी। तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है, ठीक है? तो इसी प्रकार से आप जो है जीएस के लिए आई होप कि कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हिस्ट्री पॉलिटी में बहुत जनरल ही प्रश्न आएगा, ठीक है? तो उसके लिए जो स्टैटिक आपका पोर्शन है, तो उसमें बहुत छोटे प्रश्न पूछे जाएँगे। इसके पहले आप लगातार परीक्षा दे ही रहे होंगे, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा।
किस प्रकार से चीज़ों को करना है, और थोड़ा-सा भी टाइम लग रहा है, हम लोग जल्द ही कुछ अच्छी मतलब तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चीज़ों को करेंगे, शेयर भी करेंगे। और बहुत सारे लोग जो पेपर को लेकर के कमेंट कर रहे हैं, देखिए यार, पेपर मैंने कुछ पेपर ग्रुप में शेयर कर दिया है और कुछ पेपर मैं बहुत जल्द उसमें शेयर करने वाला हूँ, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको चीज़ों को करना है। आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी चीज़ें होंगी आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करी जाएँगी। तो बस आप लोग बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड और कीप लर्निंग। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।